जय भारत, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ एक स्त्री के संघर्ष की करुण गाथा, और आज का टाइटल है नारकीय जीवन। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक सुदूर जंगल के पास एक गांव था। उस गांव के किनारे मैंने सबसे लास्ट में एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी थी। उस झोपड़ी में एक सरिता नाम की महिला रहती थी। जो सरिता नाम की महिला थी ना, उसकी ज़िंदगी ऐसी थी जैसे कि कोई नरक का जीवन जी रही हो। बिल्कुल नारकीय जीवन था उसका। चेहरा उसका बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांत चेहरे के पीछे अनेक भावनाएं चलती रहती थीं, उमड़ती रहती थीं, और मन में बरसों से एक दर्द जमा था जो चेहरे पर वो आने नहीं देती थी। अपने चेहरे को बिल्कुल शांत बनाए रहती थी, लेकिन भावनाओं का ज्वार भाटा उसके मन में हमेशा चलता रहता। लोग उसको देखते और कहते, हे भगवान, कितना धैर्य दिया है इसको परमात्मा ने। पर ये कोई नहीं जानता था कि उसकी हर सुबह है ना एक दुख लेकर आती थी। हर सुबह हर शाम उसका दुख में ही जाता था। सुबह निकल जाती तो शाम दुख में जाता, शाम निकल जाता तो सुबह दुख में जाती। इसी तरह से उसके जीवन में सुख का सूरज तो आया ही ना। सुख का सूरज आया ना सुख का चांद आया। हुआ ये, सरिता का विवाह 20 साल पहले मात्र 17-18 साल में एक लड़के रघु से हुआ। शादी के समय जैसे सारी लड़कियां सपने देखती हैं, तो सरिता ने भी सपने देखे। अपने खुशहाल जीवन के, प्यार करने वाला पति हो, हंसता खेलता परिवार हो, प्यारे से बच्चे हों, जिंदगी में कोई कमी ना हो। लेकिन उसके सपने जल्दी ही बिखर गए, क्योंकि रघु जो है ना, वो शराब पीने के आदी था। उसको बहुत ज़्यादा शराब की लत लगी थी। दिन भर मजदूरी करता और शाम होते ही सारी कमाई जो है ना शराब में उड़ा देता। घर आता खाली जेब, तो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत लड़ता। कभी रोटी पर, कभी पानी पर, यहाँ तक कि अगर गेट खोलने तक पे से लड़ाई हो जाती उनकी। कई बार सुशीला को उसने बिना गलती के हाथ भी उठा दिया। मैंने कई बार बुरी तरह से मारा। सरिता सब सहती रही, क्योंकि उसे अपनी माँ की सीख याद थी कि बेटी, घर उजाड़ के मत रखना, घर जोड़ के रखना। सुने सुने के घर और अनसुने के बन, जो उसकी माँ किया करती थी। समय बीतता गया। बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम था मोहन। सरिता ने सोचा कि शायद अब मोहन के आने से रघु में बदलाव आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे ये हुआ कि सरिता की ही जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली गई। बहुत जिम्मेदारियाँ। अब पहले खुद की जिम्मेदारी थी, उसके ऊपर रघु की जिम्मेदारी थी। अब बेटे मोहन की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर आ गई। अब ये होने लगा कि घर में तो कई कई दिन तक चूल्हा ही नहीं जलता। बच्चा भूखा सो जाता। सरिता कभी खेतों में मजदूरी करती, कभी घरों में बर्तन मांजती। दिन भर काम करने के बाद जो कुछ मिलता उससे अपना घर चलाती। लेकिन फिर भी इस महंगाई के ज़माने में उसका खर्च चलाना नामुमकिन सा हो जाता। केवल पेट ही भराई हो रही थी उनकी। एक दिन लड़के को बहुत तेज बुखार आया। बुखार से बहुत तप रहा था, बिल्कुल शरीर जैसा तबे जैसा हो रहा था। सरिता उसे लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में डॉक्टर ने दवा लिखकर पर्चा पकड़ा दिया। अब पर्चा पकड़कर सरिता रो रही है। अस्पताल के बाहर कोने में बैठकर सरिता रो रही है, ढाड़े मार मार कर रो रही है ना। फिर चुप हो गई, फिर आंसू बहाने लगी। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग महिला निकली और उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, क्यों रो रही हो? सरिता ने अपनी परेशानी बताई। आंटी जी, मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। ये डॉक्टर ने पर्ची पर दवाई लिख दी है,
मेरे पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर मैं मांगती हूँ तो लोग मुझे भिखारिन समझेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे से दवाई का इंतज़ाम नहीं हो रहा और भी मेरा कोई है भी नहीं, क्योंकि मेरा पति शराब पीता है। इस वजह से सारे रिश्तेदारों ने हमसे लगभग नाता तोड़ दिया है। तो उस बुजुर्ग महिला ने सरिता को कहा, लाओ पर्चा मुझे दो। उसने पर्चा लिया, दवाई की दुकान पर गई और उसने दवाई लाकर सरिता को दे दी। सरिता ने बच्चे को दी और धीरे धीरे बुखार ठीक होने लगा। उस दिन सरिता को लगा कि हाँ, दुनिया में इंसानियत अभी पूरी तरह से मरी नहीं है, इंसानियत कहीं ना कहीं ज़िंदा है, बाकी है। लेकिन सरिता की परीक्षा के दिन तो अभी ख़त्म नहीं हुए थे, इससे भी और परीक्षा देना उसकी ज़िंदगी में शायद बाकी था, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद रघु जो है ना, शराब की इतनी लत बढ़ गई कि उसकी तबीयत ख़राब की वजह से ख़राब होने लगी। शराब पीता तो भी ख़राब होती, और शराब नहीं पीता तो और भी ज़्यादा ख़राब होती। डॉक्टरों ने सलाह दे दी कि अगर इसने शराब नहीं छोड़ी तो इसकी जान चली जाएगी। लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वो लगातार शराब पीता रहा, और शराब पीते पीते उसके फेफड़े पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। उसको हल्की खांसी भी चलने लगी थी। एक दिन अचानक उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ी। गांव वाले उसे अस्पताल भी ले गए, क्योंकि गांव वाले भले ही वैसे काम में ना आए, लेकिन अब से सोचा कि अगर इसको कुछ हो गया तो इन दोनों माँ बेटे की जिम्मेदारी कहीं हम पर ना आ जाए। तो उस समय सभी लोग आ गए लगभग और उसे अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल में भरसक कोशिशों के बाद भी रघु को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि डॉक्टरों ने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यदि ये इसी तरह से शराब पिएगा तो इसकी जान चली जाएगी। लेकिन सरिता ने सोचा कि हो सकता है बच जाए, तो यही सोचकर वो अस्पताल ले गई, लेकिन वो नहीं बच पाया। अब रघु की मृत्यु हो गई। सरिता ने सोचा कि शायद मेरा जीवन अब पहले से थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे अपने बच्चे की और खुद की देखभाल करनी पड़ेगी। लेकिन यही सोचना सरिता का गलत था, क्योंकि पति जैसा भी हो कम से कम उसके लिए था तो सही। अब सरिता बाहर जाती तो लोगों की नज़रों का सामना सुनीता को करना पड़ता, जो पति के रहते उसे ऐसी नज़रों का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। कुछ लोग मदद के बहाने उसको छूने की कोशिश करते, कुछ थोड़ा सा भी काम करके एहसान जताते कि हम ही सब कुछ है, और कुछ तो ऐसे बताते जैसे कि अब सरिता पर अधिकार जताने की कोशिश करते कि वो चाहते कि जो वो कहे वो सरिता करे। सरिता की ज़िंदगी अब पहले से भी ज़्यादा बेकार हो गई। सच मानिए, सरिता की ज़िंदगी अब पहले से भी ज़्यादा बेकार हो गई। लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, लोगों की नज़रों को इग्नोर किया। वह सुबह से शाम तक काम करती, रात में घर में सिलाई करती, सुबह से शाम तक मतलब काम करती, और सुबह खेतों में काम करती, दोपहर में लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन करती, और रात में सिलाई का काम करती। वो इतनी थक जाती कि उसे अपने शरीर का होश ही नहीं रहता। शरीर उसका जवाब दे देता, लेकिन वह मोहन को देखती और फिर खड़ी हो जाती कि नहीं, मुझे इस बच्चे के लिए मेहनत करना है। जो भी कुछ हुआ है उसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। इसके पिता शराबी थे, लेकिन इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। मैं इसे अच्छा आदमी बनाऊंगी। मोहन पढ़ने में ठीक था। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, जब मैं अफसर बनूंगा ना तो देखना तेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर दूंगा। ये सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते और उसको मुस्कानने लगती। धीरे धीरे मोहन भी बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय अब बदलने लगा। मोहन अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वो कहीं ना कहीं माँ के काम में भी हाथ बटाने लगा। वो छुट्टी होने के बाद सीधा माँ के साथ काम करता, ताकि कुछ पैसे बच सकें, तो दोनों और माँ को थोड़ा आराम भी मिल सके। काम जल्दी हो जाएगा तो माँ थोड़ी देर बैठ जाएगी। मोहन ने अब प्रतियोगिता परीक्षाएं देनी शुरू कर दी और उसे जल्दी ही सफलता मिल गई। वो प्रतियोगिता परीक्षा को पास कर लिया और एक अधिकारी के रूप में उसने नियुक्ति पाई।
जहाँ पहले आंसू भरे रहते थे, जहाँ घर में आंसू और आहें रहती थीं, अब उस घर में सम्मान और खुशियाँ आने लगे। सरिता की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने घर की दीवारों को तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे इस घर की बहुत खुशी है, लेकिन मैं उन दिनों को नहीं भूल सकती जब हम भूखे सोते थे, जब हमारे पास खाना नहीं था, जब तेरे इलाज के लिए मैं अस्पताल के बाहर रोती रही थी। मैं चाह कर भी वो दिन नहीं भूल पा रही हूँ। मोहन ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मैं भी नहीं भूल सकता, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, इसीलिए मैंने पूरी मेहनत की है माँ। लेकिन अगर आपने हार मान ली होती तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होता। सरिता आसमान की ओर देखने लगी, जैसे भगवान से कह रही हो कि कठिनाइयाँ हमेशा नहीं रहती। जो संघर्ष कराता है, जो संघर्ष करता है, उसके जीवन में एक दिन सुख की रोशनी ज़रूर आ जाती है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। उस रात सरिता बरामदे में बैठी, ठंडी हवा चल रही थी और पिछले जीवन की सारी घटनाएं हैं ना, उसके आंखों के आगे ऐसे घूम रही थी जैसे कोई वो फिल्म देख रही हो रही हो। रघु का शराब पीकर आना, उसको मारना, मोहन का बीमार होना, अस्पताल के सामने जाकर रोना, उस बुजुर्ग महिला का मदद करना, फिर रघु की तबीयत खराब होना और रघु का साथ छोड़ देना, उसके बाद लोगों की वो चुभती नज़रें, जिनको सोच कर ही आज भी सरिता सहम गई। उसे याद आया सब कुछ, अपमान, आंसू और अपने जीवन का एक अंतहीन संघर्ष उसे आज याद आ रहा था। वो सोचने लगी, क्यों, सच में ही मेरा जीवन क्या नरक था? लेकिन उस नरकीय जीवन ने ही, उस नारकीय जीवन ने ही मुझे मजबूत बनाया। तो नरक कैसे हो सकता है? यदि संघर्ष नहीं होता तो आज मैं इस जगह नहीं होती, आज मेरा बेटा इस जगह नहीं होता। यदि पत्थर को तराशा ना जाए ना, पत्थर में हीरा होता है, लेकिन पत्थर को तराशा ना जाए, वो दर्द से ना गुजरे, वो तो हीरे में नहीं बदल सकता, हीरा नहीं निकल सकता। तो उस जीवन ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया है। उसका नतीजा है कि मेरा बेटा आज अफसर के रूप में मेरे सामने खड़ा है। उसने धीरे से कहा, दुख ने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे गढ़ा है, मेरी ज़िंदगी बनाई है, मेरे बेटे के सपनों को पंख दिए हैं, मेरे बेटे की ज़िंदगी बनाई है। उसने चमकते हुए तारों को देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी मोहन अंदर से आया और बोला, माँ, अंदर नहीं चलोगी? माँ ने कहा, बेटा, क्यों नहीं चलूँगी, मैं ज़रूर चलूँगी। मोहन ने हाथ पकड़ा और अपनी माँ को अंदर ले गया और बोले, माँ, तैयारी शुरू कर दो, तुम्हारे बेटे को सरकार की तरफ से एक बंगला मिला है, हम अब उसी में रहेंगे। सरिता ने तैयारी शुरू कर दी। जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था उसके घर में, जो कुछ भी थोड़ा था, सामान इतना नहीं था, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं मोह था, क्योंकि वे उस जीवन की कहानी कहते थे जो वो पीछे छूट गई थी, लेकिन हमारी जड़ों को भूलना वो नहीं चाह रही थी। तो उसने थोड़ा बहुत सामान यादों के तौर पर समेटा और अपने मोहन के छोटे छोटे कपड़े उसने एक बक्से में रखे और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी कि जब सुबह होगी तो वह अपने मोहन के साथ एक नए सफ़र की ओर जाएगी। इस नारकीय जीवन को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने वाली थी। मोहन और वो दोनों तय समय पर बस स्टैंड पहुँचे, वहाँ से बस पकड़ी और जब वो शहर में आई तो ऐसे देख रही थी जैसे कभी उसने समय पर बस में बैठकर चली गई। वो शहर को ऐसे देख रही थी जैसे वो उड़ जाना चाहती है। उसका मन कर रहा था कि बस में से उतर कर नीचे उतरूं और इस शहर को जी भर कर देखूं, लेकिन फिर उसे याद आता, शहर में क्या है, मेरा सपना तो वहाँ पल रहा है जो घर मेरे बेटे को सरकार की ओर से मिला है। सरिता खुशी खुशी
मोहन के साथ उस घर में गई और अब वह उस घर को अपने हाथों से सजाने लगी, उसकी एक एक सामान को रखने लगी, संवारने लगी। और इस तरह से उसके संघर्ष ने उसके जीवन को एक अच्छा बना दिया, अच्छे उन्नत बना दिया। वह भी अब सपने देखने लगी, अच्छे अच्छे सपने देखने लगी, अच्छे कपड़े पहनने लगी। अब उसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। तो ये था नारकीय जीवन का कथा सार जो है ना, कथा वस्तु पूरा का पूरा जो मैंने कि अपने शब्दों में डाला है। लिखा तो मैंने ही है, लेकिन कहीं सुना सा था, शायद नहीं सुना नहीं, किसी से मैंने इस बारे में घटना सुनी थी। तो उस घटना के ऊपर से ये पूरा ताना वाना है। कहानी के पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं और कहानी जानी मानी ही है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा। आपका कमेंट हमें और लिखने के लिए और बोलने के लिए हौसला देता है। तो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।